हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज मैं फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कक्षा 10 के सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में आने वाले गद्य और पद्य के सबसे महत्वपूर्ण और पेपर में सबसे ज्यादा बार आने वाले जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपके लिए अमृत वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन करें प्यारे बच्चे, आपके पेपर में आने वाले 10 नंबर के जीवन परिचय को आप बड़ी ही सरलता से बेहतरीन तरीके से लिखकर आएंगे प्यारे बच्चे। इस वीडियो में हमने गद्य के 4 जीवन परिचय, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और राजेंद्र प्रसाद को कवर किया है। और साथ में ही पद्य में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत को भी देखेंगे। यह पूरा वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो में केवल हम जीवन परिचय को देखेंगे ही नहीं, बल्कि जीवन परिचय को लिखने का सही तरीका भी सीखेंगे। और मैं आपको वह तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय के पूरे 10 नंबर प्राप्त करेंगे। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। और मैं साथ में यह भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में छुपा हुआ है आपके टॉपर बनने का एक और रहस्य। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी से निवेदन है प्यारे बच्चे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अब तक के सहयोग के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज के इस अमृत वीडियो को। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये जो जीवन परिचय है ये आपको आज पढ़ना है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला जीवन परिचय पहले 4 हम गद्य से पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, दूसरा हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी को, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को, और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये गद्य में 4 जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब ऐसे पद में ही भी हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पर सूरदास जी को पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा को पढ़ेंगे, और चौथे नंबर और अंतिम हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पांत जी को। ठीक है, तो ये 4 गद्य से और 4 पद्य से सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं लिखने का सबसे शानदार जबरदस्त तरीका भी आपको बताऊंगा, और ये जीवन परिचय केवल आपको यही मिलेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को। इसको आप वेरी वेरी आईएमपी कर लें प्यारे बच्चों। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। मैं पहले बता दूं आपको कि आपके गद्य में भी जीवन परिचय लिखने के लिए आता है 5 नंबर का, और पद्य में भी जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो वो हम
कैसे लिखें, तरीका क्या होना चाहिए, कितने शब्द आपको लिखने होते हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। नहीं, जिन बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो रटते रहते हैं और ठीक तरीके से जीवन परिचय ना लिख पाने की वजह से उनका उनकी परीक्षा में उनका नंबर अत्यंत कम हो जाता है। तो मैं पहले बता दूं कि प्यारे बच्चे, आपको जीवन परिचय 80 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में लिखना है? 80 शब्द में लिखना है आपको जीवन परिचय। और दूसरी सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चे, कि 80 शब्द आप जीवन परिचय लिखेंगे और साथ में एक रचना लिखनी होती है। एक रचना लिखनी होती है। तो इतना आपको लिखना होता है, तो आप कैसे लिखेंगे ये ज़रूरी होता है। तो आपको पूरे 5 नंबर कैसे मिलेंगे ये आप जब जानेंगे, तभी आपको मिलेंगे। तो इसी क्रम में मैं उपस्थित हूँ इस वीडियो को लेकर। तो सबसे पहली बात कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, सबसे पहली बात। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ बहुत नहीं करना है। ये जो जीवन परिचय मैंने जैसे लिखा हुआ है, ऐसे आपको पेपर में भी लिख देना है। यानी ये सारा जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। ठीक है? आप देख रहे हैं कि मैंने संक्षिप्त परिचय को भी बनाया हुआ है और इस संक्षिप्त परिचय को देखकर फिर आप ये पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। अगर आप ऐसे लिखते हैं संपूर्ण जीवन परिचय को, तो आप यकीन मानिए कि आपको जो 5 नंबर है बोर्ड परीक्षा में, वो आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? ये संक्षिप्त जीवन परिचय आप याद करेंगे, जिसमें कवि या लेखक का की जन्म तिथि होती है, जन्म स्थान होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है। अगर उनका उपनाम है तो वो भी लिख दें। कोई पत्र या पत्रिका या महाकाव्य है तो उसको लिख दें, देहांत तिथि लिख दें, उसके बाद रचनाएँ लिख दें, ठीक है? इतना आपको लिखना होता है। तो उसी को देखते हुए मैंने इस संक्षिप्त परिचय को तैयार किया है और इस संक्षिप्त परिचय से आप इस पूरे जीवन परिचय को लिख पाएँगे। ठीक है? तो आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको बोर्ड में लिखना भी है। अगर आप ऐसे लिख के आएँगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिलने वाला है। तो ये जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, महान आलोचक, महान निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आप समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जीवन परिचय आपको पेपर में लिखना ही प्यारे बच्चे है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको पढ़ लेना है और ये पूरा वीडियो आपको देख लेना है। इतने इतने से ज़्यादा आपको कहीं कोई किताब देखनी नहीं है, बस केवल आप इतना पढ़ लेंगे, ये सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय याद करेंगे। तो संक्षिप्त परिचय आइए देखते हैं प्यारे बच्चे, इनके संक्षिप्त परिचय में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनकी जन्म तिथि है, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान क्या है? बस्ती की अगौना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश में अगौना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था प्यारे बच्चे, ठीक है? और इनकी जो माता थी आपकी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन किया, इसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। माता का नाम विभासी देवी था, ठीक है? इनके माता का नाम क्या था? विभासी देवी। इनका जो उपनाम है प्यारे बच्चों, आलोचक सम्राट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो इनको आलोचक सम्राट कहा जाता है। ये भी आप अपने संक्षिप्त जीवन परिचय में भी लिखेंगे और जब जीवन परिचय लिखेंगे तब भी लिख देंगे, ठीक है? इन्होंने एक पत्रिका का संपादन कार्य किया, करीब 17 से 19 वर्षों तक इन्होंने काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया, तो इसको भी आप जीवन परिचय में लिखेंगे। ठीक है? हिंदी साहित्य की सेवा करने के पश्चात जो 1941 ईस्वी में इनकी देहांत तिथि है, इनकी कुछ रचनाएँ
आपको एक ही रचना लिखनी है, लेकिन मैंने बहुत सारी रचनाएँ यहाँ पर मेंशन कर दी है और आपके पास समय अच्छा खासा रहता है, इसलिए आप रचनाओं को कम से कम 5 लिखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? तो इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको 1929 में इन्होंने लिखा और यही हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक इतिहास है, तो आप इसको भी लिख देंगे। और उसके बाद आप चिंतामणि लिखेंगे, चिंतामणि आप जानते हैं निबंध संग्रह है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है जो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ, भ्रमर गीत है और इनकी एक कहानी मैंने मेंशन की है यहाँ 11 वर्ष का समय, तो इसको भी आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चे। और बात करें भाषा की, तो भाषा इनकी खड़ी बोली है। जितने भी आप गद्य में पढ़ेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी गद्य में पढ़ेंगे सबकी भाषा खड़ी बोली रहेगी प्यारे बच्चे। तो भाषा हेडिंग डालेंगे खड़ी बोली। अब आपको लिखना कैसे है, क्या-क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, वो बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चे। सबसे पहले आप ये शार्ट चार्ट अपने जो कॉपी आपको मिलेगी उसके किनारे आप इस शार्ट चार्ट को बनाएँगे और उसके बाद क्या करेंगे, जिस लेखक का नाम जैसे मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिखना है तो इनकी जो हेडिंग है यहाँ बीच में डालेंगे और उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी जीवन परिचय, ठीक है? पहली हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? जीवन परिचय आप लिख देंगे प्यारे बच्चे और डैश करेंगे। जीवन परिचय लिखेंगे, डैश करेंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884। अब इस 1884 को आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के, अब इसको अगौना जो है इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। अगौना नामक ग्राम में हुआ था। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि मैं वाक्य पूरा यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, तो आप भी वाक्य पूरा लिखेंगे। जब वाक्य पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम लगा देंगे। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इसको भी चंद्रबली शुक्ल जो लिखा हुआ है इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। एवं माता का नाम विभासी देवी था। माता का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है इनके पिता क्या थे प्यारे बच्चे? कानून को आप जानते हैं, लेखपाल पटवारी जो होते हैं कानून के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको कहा जाता है। इनके पिताजी क्या थे? कानून गो थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमीरपुर से हुई थी। हमीरपुर को भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है? गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, ठीक है? एक आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मैंने वाक्य को पूरा किया है और इतने कम शब्दों में संपूर्ण जीवन परिचय को कवर किया है। आगे लिखेंगे शुक्ल जी को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, ठीक है? क्या प्राप्त था? भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। आगे यह मिर्जापुर के, अब इसको भी आप मिर्जापुर के लंदन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। तो जो स्कूल का नाम है उसको भी आप किससे लिख देंगे? ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है? इन्होंने 19 वर्षों, मैंने बताया था ना, इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि मतलब बहुत अच्छे निबंधकार और युग परिवर्तक आलोचक रहे। युग परिवर्तक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर जो छायावाद का नाम था प्यारे बच्चे, वो क्या पड़ा था? शुक्ल युग पड़ा था। तो ये युग परिवर्तक यानी इनसे अच्छा आलोचक नहीं हुआ है। और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास सीरीज में देखा था कि जहां आलोचक की बात आ रही थी तो वहां हम इन्हीं को लगा रहे थे। तो ये क्या थे प्यारे बच्चे? रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के निबंधकार और युग परिवर्तक आलोचक भी रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त के बाद 1937 ईस्वी में यह काशी, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे। इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है? इस पद बाबू श्याम सुंदर दास जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे। तो जब वो रिटायर हुए, उन्होंने
सेनानिवृत्त लिया, तब दूसरे नंबर पर कौन बने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके रिटायरमेंट के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो बाबू श्याम सुंदर दास। और किस नंबर पे थे? तो दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, तो ये भी आप जानिएगा। आगे इसी पद पर कार्य करते करते 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि आपके 80 से ज्यादा शब्द भी पूरे हो गए और एक शानदार जीवन परिचय आपने लिख लिया। यानी आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके संपूर्ण कार्यों को बड़े कम शब्दों में सरल तरीके से जान लिया। प्यारे बच्चे, ठीक है, तो इसी प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय जब आपकी हेडिंग पूरी हो जाएगी तो आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं। क्या हेडिंग डालेंगे? रचनाएं हेडिंग डाल देंगे। प्यारे बच्चे, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। और यहां आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा भी है, आप इसको लिखेंगे। रचनाएं हेडिंग डाल लेंगे और थोड़ा सा इनमें जोड़ेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं में। वैसे आपको एक रचना लिखनी होती है, लेकिन आप कम से कम 5 लिख देंगे क्योंकि आपके पास समय काफी रहेगा। तो आप ऐसा जीवन परिचय लिखिएगा कि दिक्कत ना हो। आपको 5 नंबर काटने से पहले एग्जामिनर सोचे, यानी 5 के 5 आपको मिलेंगे कैसे? आप ऐसे लिखेंगे तो पूरी तरीके से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख रचनाओं में। ठीक है, उसके बाद डैश करेंगे, फिर एक एक रचना जो आपको याद है। तो मैंने कुछ रचनाएं यहाँ आपको बताई हुई है, यही रचनाएं आप लिख देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, भरमर गीत, जायसी ग्रंथावली, 11 वर्ष का समय, विचार विधि आदि हैं। इतना आप लिख देंगे। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, फिर रचनाएं पूरी हो जाएंगी। फिर अंतिम में जो आपका हेडिंग एक पड़ेगा, भाषा एवं शैली। क्या पड़ेगा प्यारे बच्चे? भाषा एवं शैली आप हेडिंग डालेंगे, एवं शैली। ठीक है, एवं शैली हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे, फिर थोड़ा सा लिख देंगे। और ये सभी के लिए कॉमन मैं बता रहा हूं, सभी के लिए कॉमन बता रहा हूं। भाषा एवं शैली आपका तीसरा हेडिंग पड़ेगा और आप इसमें सभी के लिए यही वाली लाइन लिख देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। लिखेंगे, इनकी भाषा, इनकी भाषा खड़ी बोली और शैली विचारात्मक है। ठीक है, अब चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंडित थे, तो इनका आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और इनकी शैली विचारात्मक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को याद कर लिया। प्यारे बच्चे, ठीक है, कितने सरल तरीके से। और आपको इतना ही याद करना है और कहीं भटकना नहीं है। किताबों से, दूसरी जगहों से पढ़ना आप छोड़ दो। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर मिलने ही वाले हैं। और ऐसे ही जीवन परिचय लिख के आना, 2 मिनट में ये जीवन परिचय आपको याद होने वाला है। संक्षिप्त चार्ट ये आपके लिए बनाना जरूरी है प्यारे बच्चे। इस संक्षिप्त चार्ट से ही हम इस जीवन परिचय को लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर बार ये पेपर में पूछे गए हैं। प्यारे बच्चे, आप सभी का प्रश्न था कि जीवन परिचय कौन कौन सा याद करना है, तो ये देख लो कि इन्हीं को याद भी करना है और इतने सरल तरीके से आपको लिखना भी है। ठीक है, बात आ रही सभी प्यारे बच्चों को समझ में? चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समझ में आ गया है। अब हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो प्यारे बच्चे तो चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आपके अब तक के सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद। तो हम पहुंच गए हैं जयशंकर प्रसाद जी पर, और जयशंकर प्रसाद भी आप प्यारे बच्चों BBIMP कर लीजिए 2026 के लिए। ये भी आपके पेपर में आने वाले हैं। 3 विकल्प होते हैं प्यारे बच्चे। तीनों विकल्प में आप ध्यान देंगे कि जो मैं 4 जीवन परिचय गद्य से पढ़ा रहा हूं उनमें से कोई 2 या कोई एक अवश्य आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो इन 4 जीवन परिचय के अतिरिक्त और दूसरा कोई जीवन परिचय आपको पढ़ना ही नहीं है। बस आप इन 4 जीवन परिचय जो गद्य में पढ़ा रहा हूं इनको पढ़ लें, और 4 जीवन परिचय जो मैंने
पद में अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, इनको पढ़ लें, उसके बाद आपको दूसरा जीवन परिचय पढ़ना ही नहीं। यानी जीवन परिचय की झंझट ही आप छोड़ दीजिए, केवल ये 8 जीवन परिचय 4 गद्य के, 4 पद्य के पढ़ लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 10 नंबर मिलने पक्के हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप देख सकते हैं, मैंने इधर इनका संक्षिप्त जीवन परिचय बनाया है और आपको भी ऐसे ही संक्षिप्त जीवन परिचय बना लेना है और उसी संक्षिप्त परिचय को देख करके फिर ये जीवन परिचय लिखना है। ठीक है? तो बड़े आसान तरीके से हमने इनके संपूर्ण जीवन परिचय को कवर किया है, जन्म से लेकर इनके बीच के जीवन काल और साथ में ही इनके जो शादियाँ हैं, इनकी रचनाएँ हैं, इनकी मृत्यु है, वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। आप अपनी किताब में देखते होंगे तो बहुत बड़ा लिखा रहता है, तो उसको रटने से अच्छा है कि आप इतने कम शब्दों में पूरा जीवन परिचय याद कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के निवेदन पर, आप सभी बच्चों के कमेंट पर कि जीवन परिचय कौन-कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसी क्रम में मैं ये वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप और एक बात और ध्यान रखना कि एक ही पेज में जीवन परिचय लिखना, 2 पेज में मत ले जाना कभी। यानी अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो एक पूरे पेज से शुरू करना और एक ही पेज में आप जीवन परिचय लिखना, इसका ध्यान रखना। 2 पेज में मत ले जाना, ठीक है? और अगर पेज आधे से शुरू हो रहा है तो वहाँ पीटीओ लिख देना और नए पेज से जीवन परिचय लिखना शुरू करना प्यारे बच्चे, ठीक है? तो आइए जयशंकर प्रसाद का मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दिया है, आप देख सकते हैं। संक्षिप्त इनकी जन्म तिथि क्या है प्यारे बच्चे? तो इनकी जन्म तिथि है 1889। जयशंकर प्रसाद को कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट और इनको एकांकी जनक भी कहा जाता है, ठीक है? तो इनका जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ प्यारे बच्चे। इनके जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान इनका काशी है, ये आप याद रखिएगा। काशी के जो थोड़ा-सा यहाँ बढ़ा भी लेंगे, काशी के कहाँ हुआ था? काशी के एक सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था और इनके जो भाई साहब थे, बड़े भाई, उनका नाम शंभूनाथ था। शंभूनाथ भी इनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इनको भी याद रखिएगा। इनका उपनाम क्या है? उपनाम भी अगर आपको पता रहे तो आप लिख ज़रूर देंगे संक्षिप्त परिचय में। तो इनका उपनाम है नाटक सम्राट, इनको कहा जाता है। इनके नाटकों में आप जानते हैं दुर्गस्वामिनी है, जनमेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है ना? करुणालय है, जनमेजय का नाग, तो बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं, इसलिए इनको नाटक सम्राट कहा जाता है। और ये दूसरा जो मैंने कलाधर लिखा है, कलाधर ये जो है ब्रज भाषा में रचनाएँ लिखते थे कलाधर नाम से, तो कलाधर भी इन्हीं का नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इनकी देहांत तिथि की बात करें तो 1937 ईस्वी में हुई और कैसे हुई? क्षय रोग से हुई, ठीक है? क्षय रोग से पीड़ित थे और उसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये आप रचनाएँ यहाँ भी संक्षिप्त परिचय में लिख देंगे। तो कामायनी जो इनकी रचना है प्यारे बच्चे, एक महाकाव्य है, ठीक है? आंसू है, लहर है, जो लावहर तो ये लहर है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कंकाल है, तितली है, आंधी है, इंद्रजाल आदि है, ठीक है? और उसके बाद बात करें इनकी भाषा की तो ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएँ लिखे। तो जब ब्रज भाषा इन्होंने लिखा तो ये जब इन्होंने पद्य लिखा तब ये ब्रज भाषा में लिखे और खड़ी बोली में इन्होंने ज़्यादातर गद्य रचनाएँ की हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब ये संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया, अब आइए इनके जीवन परिचय। तो पहली हेडिंग क्या पड़ेगी प्यारे बच्चे? पहली हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय, ठीक है? हेडिंग डालेंगे आप सभी प्यारे बच्चे जीवन परिचय। जीवन परिचय आप ब्लैक पेन से डाल देंगे, डैश करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये पूरा नाम ऊपर लिख दीजिएगा, सबसे पहले पूरा नाम ऊपर लिखिएगा, यानी बीच में जयशंकर प्रसाद लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा नीचे लिखिएगा, उसके बाद शुरू करिएगा, ठीक है? तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे हिंदी के महान लेखक, नाटककार, नाटककार छूट गया है और नाटक सम्राट कह सकते, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889। अब 1889 को क्या करेंगे प्यारे बच्चे? आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है? में काशी के, अब ये भी जो इनके जन्म स्थान है इसको भी काले पेन से लिख देंगे। काशी के सुंघनी साहू नामक
प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम, ये भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, देवी प्रसाद, एवं माता का नाम मुन्नी देवी। जितना मैं बता रहा हूँ ब्लैक पेन से लिखने के लिए, उतना ब्लैक पेन से आप लिख दीजिए, मुन्नी देवी था। प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था। शंभूनाथ को भी क्या करेंगे आप, ब्लैक पेन से लिख देंगे। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली कविता लिखी, पहली कविता लिखी, जिसको पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी बचपन में ही जब ये थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो इनके जो बड़े भाई थे शंभूनाथ, उन्होंने ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। लेकिन फिर भी बहुत आगे ये पढ़ ना सके थे, क्योंकि इनके भाई का भी बहुत जल्दी निधन हो गया था। ठीक है, प्रबंध किया। जयशंकर प्रसाद को हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। जो भी कुछ इन्होंने ज्ञान अर्जित किया वह स्वाध्याय से, मतलब अपने से पढ़ के अर्जित किया। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई शंभूनाथ का भी निधन हो गया। यानी जब ये 17 साल के थे प्यारे बच्चे, तब इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया था, और उसके बाद छोटे भाई का भी निधन हो गया। यानी दुखों से बिल्कुल टूट गए थे जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 3 शादियां की थी, और तीनों पत्नियां इनकी, इनकी कितनी शादी हुई थी, 3 शादी, और तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी। यानी असमय मतलब बुरे, मतलब बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। इन सभी दुखों के कारण यह अंदर से टूट गए। भाई इतना किसी के पास अगर दुख आ जाए तो निश्चित रूप से वो टूट जाएगा। तो अंदर से टूट गए और क्षय रोग हो गया, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं। तो क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु 1937, इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार आप जीवन परिचय लिख देंगे प्यारे बच्चे। आप गिन सकते हैं कि 80 शब्द से ज्यादा हो गया है, और अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब जीवन परिचय हो गया। अब आपकी रचना हेडिंग क्या पड़ेगी, रचनाएं, रचनाएं। ठीक है, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। आपको एक रचनाएं लिखनी है, लेकिन हम और थोड़ा सा लिख देंगे क्योंकि टाइम हमारे पास अच्छा खासा होगा। तो रचनाएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले कामायनी है। तो कामायनी एक इनका महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। आंसू है, ये भी काव्य है। लहर, ये भी काव्य है। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, कंकाल, आधी, गुंडा, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि हैं। तो इसमें मैंने काफी रचनाएं लिख दी हैं, लेकिन आप 5-6 याद कर लीजिएगा। 5 तो आपको जरूर लिखना है, 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 लिख दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो रचना हो गई। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, तीसरी हेडिंग जो आपकी पड़ेगी भाषा एवं शैली। क्या पड़ेगी, भाषा एवं शैली हेडिंग पड़ेगी। डैश करके लिखेंगे इनकी भाषा, खड़ी बोली और शैली विचारात्मक है। तो इस प्रकार अगर आप लिख देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं, पूरा पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो कितने सरल तरीके से, कितने आसान तरीके से हमने जीवन परिचय को देखा, और इसी तरह से आप लिखेंगे प्यारे बच्चे तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए अमृत है। ऐसे ही जीवन परिचय आप लिखना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे अनुभव है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि जयशंकर प्रसाद जी भी अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनका जीवन परिचय अगर आता है तो आप अच्छे से लिख के आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय की तरफ। तो प्यारे बच्चों, तीसरा जो आपके लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लें, MIMP कर लें। ये भी आपके पेपर में हर वर्ष पूछे गए हैं। और ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने आपके कक्षा 10 में पाठ लिखा है, ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से।
ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से। तो इनका भी जीवन परिचय आप स्टार लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनका भी संक्षिप्त परिचय बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, संक्षिप्त जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से हमने तैयार किया है इनका। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपको कॉपी मिलेगी मतलब लिखेंगे, तो एक तो पहले पेज के शुरू से लिखेंगे। सबसे पहले आप इनका नाम डालेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, और उसके बाद में स्केल से, पटरी से इस तरीके का संक्षिप्त जो परिचय है उसका चार्ट बना लेंगे। ठीक है, जो जो चीजें इसमें दी हुई उसको आप याद रखिएगा और इसी संबंधित संक्षिप्त चार्ट बना लीजिएगा। संक्षिप्त चार्ट बनाने के बाद में आप जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उपनाम, देहांत तिथि, रचनाएं, ये सारा आप लिख देंगे प्यारे बच्चे। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को प्यारे बच्चों राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये प्रगतवाद के कवि आते हैं, यानी इनकी कविताएं ज्यादातर मानव चेतना को प्रेरित करने वाली हैं। तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रीय कवि भी हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, आइए संक्षिप्त परिचय इनका देखते हैं। जन्म तिथि की बात करें प्यारे बच्चे तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चे? 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो बिहार का जो एक बेगूसराय जिला है उसी में एक गांव था प्यारे बच्चे। बिहार जिले के जो बेगूसराय, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक ग्राम था एक, सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम तो इनके पिता का नाम प्यारे बच्चों रवि सिंह था। आपकी किताब में अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है प्यारे बच्चे तो आप यहाँ से याद कर लेंगे। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। और बात करें इनकी माता का नाम तो ये आपकी किताब में नहीं दिया होगा, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था, ये आप याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, बात करें इनका उपनाम तो उपनाम भी लिखना जरूरी होता है। इनको दिनकर कहा जाता है, दिनकर का माने सूर्य होता है प्यारे बच्चे। और इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भारत परतंत्र था, जब भारत गुलाम था, तो इन्हीं कवियों ने ऐसी रचनाएं लिखी जिससे भारत के युवा, भारत के वीर प्रेरित हुए और उन्होंने आजादी में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका, अपना योगदान दिखाया। तो इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इनका दिनकर और जो राष्ट्र कवि है उपनाम है, ये भी आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे। बात करें इनकी देहांत तिथि की तो देहांत तिथि 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में जो अर्धनारीश्वर है प्यारे बच्चे, ये इनका निबंध संग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा। निबंध संग्रह है इनका। और रेती के फूल, ये भी निबंध संग्रह है। वट पीपल है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये आप याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी अगली रचना है, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हुंकार भी इनकी रचना है। रश्मरथी है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, हारे को हरिनाम है, रेणुका है। तो ये रचनाएं जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। सीपी और शंख भी इनकी रचना है। देश विदेश में, लोकदेव नेहरू, शेष निशेष। तो आपको रचना बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है, आप 5 रचनाएं लिख देंगे। मैंने इसलिए इतनी रचनाएं लिख दी हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये 10 रचनाएं, इसमें से आप 5 याद रखेंगे। इनके भाषा की बात करें तो भाषा इनकी खड़ी बोली है। और इनकी शैली क्या है? विचारात्मक। तो भाषा और शैली दोनों में कॉमन रखेंगे प्यारे बच्चे। सभी लेखकों में आप भाषा शैली कॉमन रखेंगे। अब आइए कैसे लिखेंगे, तो पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा डैश करेंगे और नीचे लिखेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक। ठीक है, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908। इसको आप ब्लैक पेन से लिख दें। 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है,
इनके पिता का नाम रवि सिंह, अब ये भी काले पेन से लिख देंगे, एवं माता का नाम मनरूप देवी था। ये भी प्यारे बच्चे आप काले पेन से लिख देंगे। केवल नाम नाम की मैं बात कर रहा हूं, यानी पिता का नाम माता का नाम आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट जाए और आपको नंबर वो आसानी से दे दे। ठीक है। यह बाल काल से ही पढ़ने में बहुत कुशल थे। भाई वही कवि वही लेखक बनेगा जो बचपन से बाल्य अवस्था में पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सब हैं, पढ़ने में इतने अच्छे हैं, शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आगे चलकर जरूर कुछ बनेंगे प्यारे बच्चे। तो बाल काल से दिनकर साहब क्या थे, बहुत कुशल थे। इन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा पास करके उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो गए। ठीक है, क्या हो गए, प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर साहब हो गए ये। दिनकर जी को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, इनको क्या प्राप्त था, हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था। 1952 में यह भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत हुए, यानी ये चुनकर भारतीय संसद में भी गए। ठीक है, भारतीय संसद में भी पहुंच गए। फिर इसके बाद इनको भागलपुर, जो भागलपुर ये बिहार में है, भागलपुर के विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे, यानी मेन हेड जिसको कहते हैं चौडी। ठीक है, कुलपति भी रहे। दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय, ये आप याद रखना, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी जो उर्वशी थी 1959, ये आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, और संस्कृति के 4 अध्याय ये भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इनको 1959 में इनकी रचना जो संस्कृति के 4 अध्याय थे उस पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान मिला था। भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर लिट की उपाधि प्राप्त दी, तो ये भी आप लिख दीजिएगा। इनको उर्वशी, ये उर्वशी लिखा हुआ है, उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो उर्वशी प्यारे बच्चों आप ये याद रखिएगा कि कब मिला, पूछा भी जाता, 1972 में मिला। अब ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ब्लैक पेन से पूरी लाइन लिख देंगे। दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है, ये आप पूरी जो लाइन है ब्लैक पेन से लिख देंगे। यानी दिनकर जी को आग, जब बात देश की आजादी की तो उन्होंने आग की तरह रचनाएं लिखी जो भारतीय वीरों को प्रेरित कर रही थी। और जब बात मानवता की हो तब वहां इनको बहुत सुंदर कवि कहा जाता है। इन्होंने मानव के दुख दर्द को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है, इसीलिए इनको आग और राग का कवि कहा जाता है प्यारे बच्चे। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में तमिलनाडु में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, 1974 ईस्वी में तमिलनाडु में हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने 80 से ज्यादा शब्द लिखे हैं और बहुत शानदार तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इनके क्रियाकलाप थे सारे आपने लिख दिए। भाई आपका नंबर कटेगा कैसे, जब आप इतने बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। फिर आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं, रचनाएं हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चे। और उसके बाद में जो यहाँ पर रचनाएं मैंने कुछ लिखी हुई हैं, इन्हीं में से कम 5 रचनाएं लिख दीजिएगा। तो रचनाएं इतना लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, डैश करिएगा, फिर लिखिएगा इनकी प्रमुख रचनाओं में अर्धनारीश्वर है, संस्कृति के 4 अध्याय है, रश्मरथी है, रेती के फूल है, परशुराम की प्रतीक्षा है, विवाह की मुसीबतें हैं, हुंकार है, रेणुका है, वट पीपल है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, बापू है, सीपी और शंख है। तो इतनी रचनाएं मैंने यहाँ बता दी, आप केवल 5 रचनाएं लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 रचनाएं इनमें से लिख दीजिएगा। उसके बाद अंतिम हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, भाषा एवं शैली। अंतिम हेडिंग क्या पड़ेगी प्यारे बच्चे, भाषा एवं शैली आप हेडिंग डालेंगे और डैश करके लिख देंगे कि इनकी भाषा खड़ी बोली, इनकी भाषा खड़ी बोली और शैली विचारात्मक है। और इस प्रकार आपका जो 5 नंबर मिलने वाला है प्यारे बच्चे, आपको मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी
के साथ कहता हूँ, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं। अगर आप इस पैटर्न पर, इस नियम पर और मेरे द्वारा बताए गए इस तरह से आप जीवन परिचय लिखते हैं तो एक भी नंबर आपका माइनस नहीं होगा। आप प्लस में ही रहेंगे हमेशा, 5 आपको नंबर मिलेगा ज़रूर। तो उम्मीद है कि रामधारी सिंह दिनकर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपके त्रिदेव जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर को हमने पढ़ लिया। अब हम अगला जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, उनको भी पढ़ते हैं। तो बच्चों हम पहुंच गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। इनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं और इन्होंने आपकी किताब में क्या लिखा है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट में बताएं। तो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है सभी प्यारे बच्चे बताएं जल्दी से, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया है। तो के पद्यांश गद्यांश भी मैं हल कराऊंगा प्यारे बच्चे। तो आइए इनके बारे में भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। थोड़ा मोटा-मोटी इनके बारे में समझ लीजिए। भारत देश के पहले राष्ट्रपति हैं, है ना? भारत देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये ऐसे-वैसे व्यक्ति नहीं थे, बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही ये बहुत शानदार तरीके से मेहनत करने वाले छात्र भी थे। तो इनके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इनका भी संक्षिप्त परिचय बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। ये संक्षिप्त परिचय आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो 10 नंबर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मॉडल पेपर उठाकर देख लें, अब तक के जितने मॉडल पेपर हैं सब में इसी में से जो मैंने पढ़ा दिए हैं, कोई 1 या कोई 2 जीवन परिचय आपके उस प्रश्न में मिलेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें क्योंकि बीच-बीच में मैं आपको ऐसी भी जानकारियाँ दूँगा जो आपके हिंदी साहित्य इतिहास के लिए भी ज़रूरी हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में भी जानते हैं। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं इनकी जन्म तिथि क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब पैदा हुए थे तभी ये भी पैदा हुए थे। 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बात करें जन्म स्थान की तो जो बिहार का सारण जिला है, जिसका अब नाम सिवान हो गया है, उसी का एक गाँव था जीरादेई। जीरादेई में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चे। इनके पिता का नाम आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप याद भी कर लीजिएगा और साथ आपके संक्षिप्त परिचय में लिखिएगा भी। पिता का नाम क्या है? महादेव सहाय है। बात करें इनकी माता का नाम तो इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये भी आप लिख दीजिएगा क्योंकि अगर आप ये लिखे रहेंगे आपका शार्ट चार्ट अच्छे से बना रहेगा तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा प्यारे बच्चे। पत्रिका की बात करें तो इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। देश के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा है इसमें इन्होंने, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगली बात करें इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति। जब हम बोलेंगे या आप बोलें कि भारत के पहले राष्ट्रपति तो जिसको भी पता है वो क्या बोलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका उपनाम है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये आप याद रखिएगा। आगे है प्यारे बच्चों, इनको सम्मान क्या मिला? तो इनको भारत रत्न मिला, ठीक है? भारत रत्न मिला, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? कब मिला ये भी आप याद रखिएगा, 1952 ईस्वी में इनको 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। अब इनकी रचना और इनकी देहांत तिथि की बात कर लेते हैं। इनकी देहांत तिथि की जो बात है प्यारे बच्चे, तो 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कब देहांत हुआ? 1963 ईस्वी में। अब इनकी रचनाएँ कुछ देख लेते हैं। इनकी रचनाओं मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा इनकी आत्मकथा है जिसको इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था और ये पूछा भी जाता है कि हिंदी जो मेरी आत्मकथा है किस विधा की है? तो आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा बात करें चंपारण में महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जीवन पर इन्होंने लिखा है जीवनी है। ऐसे एक महत्वपूर्ण रचना और है खादी का अर्थशास्त्र, इसको भी आप याद रखिएगा। बापू के कदमों में, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ बात करें इनकी भाषा की तो इनकी भाषा भी क्या है? खड़ी बोली। यानी बात करें भाषा की तो जितने आप गद्य लेखक को पढ़ेंगे सबकी भाषा क्या है? खड़ी बोली लिख देंगे। शार्ट चार्ट हमने देख लिया प्यारे बच्चे। आइए अब हम देखते हैं
इधर जो जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले हम नाम, मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आप नाम डालेंगे, फिर संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे। तो बीच में आपका नाम रहेगा तो इसके सामने ही नहीं लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं थी, थोड़ा कम छोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा किनारे लिख दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, जीवन परिचय को थोड़ा और नीचे लिखेंगे। यहाँ जीवन परिचय को आप थोड़ा नीचे लिखेंगे और डैश करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है। 84 में बिहार राज्य के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। जीरादेई भी आप करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे। इनके पिता का नाम महादेव सहाय, महादेव सहाय को भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। महादेव सहाय था। प्रसाद जी बचपन से ही मेधावी छात्र थे। क्या थे प्यारे बच्चे, तो बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब आप समझते हैं कि जो पढ़ने में बहुत शानदार हो, यानी जो टॉपर बच्चा हो, जैसे कि आप सभी हैं। ठीक है। तो उसे मेधावी कहते हैं। तो ये बचपन से ही मेधावी थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की, यानी पहले लोग एमए कर लेते थे, बीए कर लेते थे, तो आज के पीएचडी और बड़ी डिग्रियों के बराबर माना जाता था, क्योंकि पहले इन सभी परीक्षाओं में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पास करने के लिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1911, ये तिथि जरूर लिखना, 1911 ईस्वी में एलएलएम की परीक्षा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। जो एलएलएम की परीक्षा थी उसमें इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो आप इसको भी लिख दीजिएगा, गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। विध कानून, विध मतलब वही वकील कहते हैं जिसको, वकील या कानून में पीएचडी की डिग्री, यानी इनकी इतनी अच्छी कानून की जानकारी थी कि इनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता पटना हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत भी किया। कहाँ किया, कलकत्ता पटना हाई कोर्ट में वकालत का कार्य भी किया, यानी वकील के भी काम को किया। और प्रसाद जी ने देश नामक, देश को आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, देश नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है। उसके बाद 1920 में इन्होंने वकालत, 1920 में वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यानी 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें ये कूद गए और इन्होंने क्या किया कि जो स्वतंत्रता सेनानी दूसरे थे उनके साथ मिलकर काम करने लगे और 1934 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, आप जानते हैं ना संविधान सभा बनाई गई थी, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी थी। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत देश के पहले राष्ट्रपति रहे, यानी इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहे प्यारे बच्चे। ठीक है। प्रसाद जी को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। प्रसाद जी ने पूरे जीवन हिंदी साहित्य और देश की सेवा बड़ी ईमानदारी से की, यानी इन्होंने केवल देश की सेवा नहीं की बल्कि हिंदी साहित्य में भी रचनाएं खूब लिखी, खूब सेवा की। सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी का निधन पटना के, अभी आप 1963 ईस्वी जो है या आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, जितनी भी तिथियां यहाँ पर दी हुई सब ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का निधन पटना के, ये भी आप ब्लैक पेन से, पटना के सदाकत आश्रम में हो गई, पटना का जो सदाकत आश्रम है उसी में हो गई, तो इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो ये जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इनके संपूर्ण कार्य थे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कम वाक्यों में, बहुत कम शब्दों में हमने देख लिया। नहीं तो आप किताब में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा प्यारे बच्चे। तो आपको किताब से अब नहीं याद करना है, आपको केवल यहीं से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है। तो समझ में आया। अब इसके बाद आप रचना क्या हेडिंग डालेंगे, अब आपको समझ में ही आ गया होगा क्या हेडिंग पड़ेगी, रचनाएं। ठीक है, रचनाएं, और डैश करके लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में।
मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, इंडिया डिवाइडेड। तो ये काफी सारी रचनाएं मैंने बताई हैं, आप 5 रचनाएं लिख देंगे। और उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, भाषा एवं शैली। तो क्या लिखेंगे, इनकी भाषा खड़ी बोली और शैली विचारात्मक है, क्योंकि गद्य जो होती है वो विचार प्रधान रचना ही होती है। तो इस प्रकार इनका भी जीवन परिचय आप बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान भाषा में जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही होगी। अब आप देखिए प्यारे बच्चे, मैंने 4 जीवन परिचय आपको पढ़ा दिए गद्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा दिया, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा दिया, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा दिया और राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ा दिया। इनके अतिरिक्त आपको दूसरा जीवन परिचय नहीं पढ़ना है। आपको 5 नंबर जो गद्य का जीवन परिचय है इन्हीं चारों में से मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप अपने कान में डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं टॉप करना तो जैसे मैं बता रहा हूं उसी अनुसार करें। आप जिस दिन भी पेपर देकर निकलेंगे, आप इस चैनल को धन्यवाद जरूर कहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मैं कभी भी आपके साथ छल नहीं कर सकता, आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे आप नुकसान कर लें, बल्कि इतने कम दिनों में आपकी सबसे शानदार तैयारी कराने के प्रयास में हूं। और आप देखिएगा, जब आप पेपर दे के निकलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ताज सर जी से हमने पढ़ा, बहुत अच्छा किया, और आपका पेपर इतना गजब होगा कि आप कहेंगे कि हाँ, क्या शानदार तैयारी ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर मेरी हुई थी। मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी वीडियो डाले गए हैं प्यारे बच्चे, वो सभी वीडियो आप देख लें। चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण का जो एक ही वीडियो है 10 नंबर आपको मिलेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है सारी चीजों को। तो वो भी वीडियो प्यारे बच्चे आप सभी देख लें। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पद्यांश हो, गद्यांश भी बहुत जल्द शुरू करूंगा। तो जितना पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन माने कि आपको मैं टॉप कराने के लिए पढ़ा रहा हूं। और आप अगर जुड़े हैं इस चैनल से तो आप टॉप करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पद्य के जो 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम पहुंच गए हैं सूरदास जी पर। और गद्य तो हमने देख लिया, अब हम पद्य देखते हैं। पद्य से भी आपको 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जिसमें 3 नंबर आपको जीवन परिचय में मिलता है और 2 नंबर आपको रचना पे मिलता है। टोटल 5 नंबर मिलता है। तो पद्य के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे, इनको आप BBIMP कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये आपके पेपर में 2026 में आएंगे जरूर। सूरदास जी का आना तय है। इनका पूरा पाठ हमने पढ़ा भी दिया है पद। जिस प्यारे बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले, और इनका जीवन परिचय पूरी तरीके से आप याद कर लीजिए। जितने स्टार आप लगा सकते हैं प्यारे बच्चे, उतना स्टार आप लगा लीजिए, क्योंकि ये जो पाठ है ना, ये आपके लिए अमृत पाठ है। और ये जीवन परिचय आप मान के चलें कि आपको पेपर में 5 अंक मिलने ही वाला है। तो इसलिए इस जीवन परिचय को मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, संबंधित मैं जानकारी भी आपको बताऊंगा। तो अगर ये जीवन परिचय आता है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप सूरदास लिखेंगे और उसके बाद संक्षिप्त परिचय है, ये उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनके संक्षिप्त परिचय पर, सूरदास जी के। तो सूरदास जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों, जन्म तिथि जो है वो 1478 ईस्वी है। अब 1478 ईस्वी, अगर इसको आपको विक्रमी संवत में परिवर्तित करना है तो इसमें आप 57 जोड़ देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर ईस्वी को विक्रमी संवत में परिवर्तित करना है तो 57 जोड़ देना होता है, और अगर विक्रमी संवत को ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो 57 माइनस कर देना होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए, उन्होंने एक कैलेंडर निकाला था विक्रमी संवत। जब विक्रमी संवत कैलेंडर निकला था तो उस समय 57 ईसा पूर्व चल रहा था। यानी इस हिसाब से जो विक्रमी संवत कैलेंडर है वो ईसवी से हमेशा 57 साल आगे ही चलेगा। तो अगर आपको जाना है ईसवी से विक्रमी संवत में तो 57 प्लस कर देंगे। तो इसमें 57 प्लस करेंगे तो 8 7 15 के 5 और 7 5 12 और एक 13 के 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 1 5 और
एक ऐसे ही रहेगा, यानी 1535 विक्रमी संवत भी आप लिख सकते हैं। इस 1478 को 1535 विक्रमी संवत भी आप लिख सकते हैं, आपकी किताब में दिया होगा। लेकिन हम जीवन परिचय जब लिखेंगे तो हम एक ही तिथि ईसवी वाली ही लेकर चलेंगे, लेकिन हम जाने कि विक्रमी संवत क्या होता है। अब इनके जन्म स्थान को लेकर कई सारे मतभेद हैं प्यारे बच्चों। इनके कई सारे जन्म स्थान सूरदास जी के माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रमाणित है और जो हम बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो हम यही वाला लिखेंगे, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक ग्राम में। हम इतना लिख देंगे, रूनकता नामक ग्राम, इतना लिखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के जीवन परिचय में हम इतना लिखेंगे। और ये भी हिंदी साहित्य इतिहास में पूछा जाता है कि जो है सूरदास जी का जन्म स्थान क्या है, तो मुख्य रूप से रूनकता, आप जानिए कि रूनकता नामक ग्राम में वो हुए थे। और कुछ विद्वान इनका सीही भी मानते हैं, दिल्ली के सीही नामक ग्राम में, ठीक है। तो केवल आप इतना याद रखेंगे कि जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क है उसके पास जो रूनकता नामक ग्राम था, तो वहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम बात करते हैं तो पिता का नाम रामदास सारस्वत, रामदास सारस्वत था। अब थोड़ा सा समझ लीजिए सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी, ऐसा विद्वानों का मानना है कि जन्मांध, लेकिन कुछ विद्वानों का जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो श्रेष्ठ विद्वान हुए उनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी अच्छी लेखनी, इतनी अच्छी बाल छवि का वर्णन अगर कोई कर रहा है तो अंधा नहीं हो सकता। तो ये तो इन कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद में अंधे हुए होंगे। तो जब सूरदास जी छोटे थे तो वो गऊ घाट पर रहकर वहीं पदों को गाया करते थे। तो एक बार वल्लभाचार्य की मुलाकात उनसे होती है, तो उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं अपने साथ ले जाते हैं इनको, सूरदास को। और ये वल्लभाचार्य कौन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। वल्लभाचार्य ये सूरदास के गुरु गुरु तो हैं ही, लेकिन अष्टछाप जो है प्यारे बच्चे, अष्टछाप के ये जनक भी हैं। जो अष्टछाप है 8 कवियों का समूह, उसके परिवर्तक हैं, ठीक है। और सूरदास के अलावा इनके जो शिष्य हैं उनमें कुंभन दास है, कृष्ण दास है, परमानंद दास हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। इनकी रचना जो है सूरदास जी इनके गुरु हैं ये, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब ये कौन थे थोड़ा सा समझ लीजिए। जो गोवर्धन पर्वत है उस पर जो श्रीनाथ मंदिर था उसके महंत थे वल्लभाचार्य। उसके क्या थे, महंत थे प्यारे बच्चे वल्लभाचार्य, और सूरदास के गुरु हैं। तो बात आई समझ में। सूरदास के गुरु का नाम क्या लिखेंगे, वल्लभाचार्य। अच्छा, उपनाम, उपनाम मतलब दूसरा नाम क्या है सूरदास का, तो उपनाम में अष्टछाप का जहाज। तो अष्टछाप में मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास में बताया ही हुआ है कि 8 कवियों का समूह है अष्टछाप, और उन 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ जो हैं वो कौन है, तो वो सूरदास हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, अष्टछाप का जहाज कहा गया है। बात आई समझ में। अष्टछाप में 8 कवि हैं, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और इनके बेटे विट्ठल के 4 शिष्य हैं, ठीक है। अगर अष्टछाप के आप कवियों के नाम लिखना चाहें तो लिख लें, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर 1 पे सूरदास, नंबर 2 पे कुंभन दास, नंबर 3 पे कृष्ण दास, नंबर 4 परमानंद दास, है ना, नंबर 5 चतुर्भुज दास, नंबर 6 नंद दास, नंबर 7 गोविंद दास, नंबर 8 छीत स्वामी। तो ये 8 जो हैं वो कवि हैं। अब ये पहले के जो 4 हैं इनके गुरु जो है कौन है, वल्लभाचार्य हैं। बाद के 4 के गुरु इनके जो बेटे हैं विट्ठल नाथ हैं। तो ये अष्टछाप जो था प्यारे बच्चे, उसके जो सबसे शानदार कवि कौन थे, सूरदास। इसलिए इनको क्या कहा गया, अष्टछाप का जहाज कहा गया। इसके अलावा इनका एक और नाम है, वात्सल रस का सम्राट इनको कहा जाता है। जो वात्सल्य रस है, जो वात्सल्य रस है उसका सम्राट कहा जाता है इनको, ठीक है। क्योंकि ये बाल छवि बहुत शानदार वर्णन किया है कृष्ण की बाल लीला का, इसीलिए इनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो बात आई समझ में। देहांत तिथि की बात करें तो 1583 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, और कहाँ हुआ, पारसौली में हुआ। अब इस 1583 को अगर आप बदलना चाहेंगे किसमें, अगर आप विक्रमी संवत में बदलना चाहेंगे तो आपको इसमें 57 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बात आ रही सभी प्यारे बच्चों को, तो क्या हो जाएगा, 1640 विक्रमी संवत हो जाएगा। तो इनकी देहांत तिथि कहाँ हुई, जो है देहांत तिथि 1583 ईस्वी है, और कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, पारसौली में। कभी कभी जन्म स्थान मृत्यु स्थान पूछ लिया जाता है इनका, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, सूरदास जी किसके भक्त थे, तो कृष्ण भक्त थे, ठीक है। अभी थोड़ा इनके बारे में और मैं बताऊंगा। अब इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाओं में इनकी 3 रचनाएं मुख्य रूप से हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब सूर सागर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सूर सागर है प्यारे बच्चे, इसमें 1.25 लाख पद हैं।
कितने हैं? 1.25 पद हैं सूरसागर में। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ इनका है और ज्यादातर इन्होंने क्या किया है? कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान किया है, कृष्ण की बाल छवि का और कृष्ण के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया है उसमें। अब आती है भाषा, तो आप देखिए जो हम गद्य पढ़ रहे थे तो केवल खड़ी बोली ही पढ़ रहे थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि अब भाषा में परिवर्तन आएगा, सभी की भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, तो ध्यान देंगे। भाषा इनकी कैसी थी? ब्रज भाषा। ब्रज क्यों है? तो ब्रज आप ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से कि ब्रज भाषा इसलिए है कि जो कृष्ण से जुड़ा, जो कृष्ण की भक्ति किया, सबकी भाषा ब्रज हो जाएगी, चाहे वो रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे भारतेन जी हो, चाहे वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो, ठीक है? तो जो कृष्ण की लीला का वर्णन करेगा उसकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। इतना याद रखना आप, ठीक है? तो आप भाषा आराम से बता ले जाएंगे। शैली की बात करें तो इनकी मुक्तक शैली भी है, गीतात्मक शैली भी है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है? बात आई समझ में? संक्षिप्त परिचय सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब आइए, इनका भी अगर जीवन परिचय आ जाता है तो आप क्या करेंगे? नाम तो आपने लिख ही लिया है, उसके बाद संक्षिप्त चार्ट बनने के बाद में आप जीवन परिचय, इसके थोड़ा-सा नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर डैश करके लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे हिंदी के महान कवि, वात्सल रस के सम्राट, वात्सल रस के सम्राट, इसको क्या करेंगे आप? ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है? ताकि जो एग्जामिनर है उसकी दृष्टि आप इस पर पड़ जाए और वो आपको नंबर ठीक दे। तो बात आ रही समझ में सभी के? तो क्या कर देंगे? वात्सल रस के सम्राट। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, 1478 को भी क्या करेंगे प्यारे बच्चे? ब्लैक पेन से लिख देंगे। ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ। अब रुनकता नाम को क्या करेंगे? ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनके पिता का नाम क्या ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है? अब कुछ विद्वानों के मतानुसार सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, तो आप जन्मांध लिख देंगे, ठीक है? और ये गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाते थे। क्या गाते थे? मैंने आपको बताया ना किस घाट पर रहते थे, तो गऊ घाट पर रहते थे। यहाँ थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, गऊ घाट नहीं लिखा हुआ है, तो आप घाट बढ़ा लीजिए। गऊ घाट पर रहकर क्या करते थे? विनय के, विनय मतलब प्रेम होता है, प्रेम के गीत गाया करते थे। तो एक बार गऊ घाट पर वल्लभाचार्य ने इनके पद को सुनकर इन्हें कृष्ण लीला इन्हें कृष्ण लीला गान करने का सुझाव दिया, ठीक है? यानी इनके ये इतना अच्छा गा रहे थे और इनके पद को, इनके गीत को सुनकर वल्लभाचार्य ने क्या किया कि तुम एक काम करो कि कृष्ण की ही लीलाओं को गाओ। तब से क्या करने लगे? तब से कृष्ण की लीलाओं को ही गाने लगे। तभी से आप वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर पर कृष्ण की लीला गान करने लगे। तो ये वल्लभाचार्य अपने साथ ले गए और वही ये क्या है? गोवर्धन पर्वत पर रहकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, ठीक है? इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का इतने अच्छे से गुणगान किया है कि विद्वानों ने इनको वात्सल रस का सम्राट की उपाधि प्रदान की है। यानी उनकी अच्छा, वात्सल रस होता कहाँ? तो वात्सल रस जहाँ बालक के बारे में आए तो वहां वात्सल रस होता है, और वात्सल रस जो होता है प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जहाँ बच्चे के बारे में वर्णन किया जाए। तो इन्होंने कृष्ण की बाल लीला आपने पढ़ा ही, मैया हो मैं न चरई हो गाई, अब मैया हो मैं अपनी सब गाय चरई हो, किलकन कान घुटरवन आवत ना। तो इसमें आपने देखा कि कितना शानदार तरीके से इन्होंने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? वात्सल रस का सम्राट कहा गया। किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा, ठीक है? आगे प्यारे बच्चे, सूरदास को अक्षाप का सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जाता है, मैं आपको बता ही चुका हूं, तो ये भी आप लिख देंगे। संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की लीला गान करते रहे, ठीक है? और 1583 ईस्वी में, अगर आप इसको विक्रमी संवत में बदलना चाहेंगे तो 1640 ईस्वी में सूरदास का, अभी इसको आप 1583 को ब्लैक पेन से लिख देंगे, सूरदास का निधन हो गया। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितनी सरलता से हमने जीवन परिचय जान लिया। बहुत टफ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतनी बात अगर आप लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा और आप जो टॉपर बनने का आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? फिर हम रचनाएं लिखते हैं प्यारे बच्चे ना।
तो रचनाएँ लिखी हुई आप देख सकते हैं। आप हेडिंग डालेंगे रचनाएँ और फिर उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में फिर डैश करेंगे। सूरसागर लिखेंगे और जैसे मैंने लिखा है सवा लाख पद ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है? सूरसारावली और साहित्य लहरी 3 रचनाएँ हैं तो तीनों रचनाएँ आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे उसके बाद लिखेंगे इनकी भाषा ब्रज भाषा और शैली मुक्तक और गीतात्मक है। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे तो आपका जो 5 नंबर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप बहुत शानदार तरीके से 5 नंबर अपने पूरे पा जाएँगे और इसी प्रकार आप जीवन परिचय लिखिएगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर कई रंग का प्रयोग किया है, तो ये यहाँ समझाने के लिए है आप केवल नीले और ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान देंगे नीले और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? नहीं आप भी रंग-बिरंगा करके चले आओ। तो बात आ गई सभी को समझ में? सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा तो लिख ले जाओगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी प्यारे बच्चे, ठीक है? आप सभी समझदार और प्यारे बच्चे हैं इसलिए मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से लिख कर के आएँगे। तो जीवन परिचय का जो रटने का झंझट था वो अब समाप्त हो रहा है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय जो तुलसीदास जी की तरफ। तो प्यारे बच्चे अब हम पहुँच गए हैं सूरदास की तरफ और सूरदास भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सूरदास अगर सूरदास तुलसीदास की तरफ पहुँच गए हैं, क्षमा चाहेंगे सूरदास तो पढ़ लिए हैं, तुलसीदास की तरफ पहुँच गए हैं और सूरदास और तुलसीदास ये जो दास लोग हैं ना, ये बोर्ड परीक्षा के बहुत प्यारे हैं। ये समझ लीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए मेहमान हैं, इनकी बहुत आहो-भगत करते हैं और हर साल या तो सूरदास का जीवन परिचय पूछेंगे या तुलसीदास का। आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं, या तो सूरदास का आता है या तुलसीदास या दोनों आ जाते हैं। एक ना एक इन दोनों में से तो रहेगा ही प्यारे बच्चे। तो जो बहुत गरीब हैं पढ़ने में, बहुत निर्धन हैं कि हमको सर जी 1-2 जीवन परिचय ही याद हो पाएगा, वो सूरदास और तुलसीदास को याद कर लेंगे। हालाँकि मैं ये कहूँगा कि अगर कितने भी पढ़ने में कमज़ोर हैं, फिर भी इन चारों जो आठों जीवन परिचय हैं, इनको याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे कम में अगर आप चाहेंगे कि आप जीवन परिचय कर ले जाएँ, तब नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना अगर आप याद कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा प्यारे बच्चे, ठीक है? तो या तो दोनों आ जाएँगे सूरदास, तुलसीदास और या तो ऐसा होगा कि तुलसीदास आ जाएँ या ऐसा होगा कि सूरदास आ जाएँ। तो आइए तुलसीदास के बारे में भी जानते हैं। तो ये दास लोग हैं, ये अपने आप में अद्भुत हैं। जितने दास हैं प्यारे बच्चे, ये सभी अपने आप में अद्भुत हैं। तुलसीदास के बारे में आपने सुना ही होगा कि तुलसीदास चमत्कारी व्यक्ति हैं। पैदा हुए थे तो ऐसा माना जाता है कि इनके 32 दाँत इनके मुख में मौजूद थे। जिसके कारण इनके माता-पिता ने इनका त्याग कर दिया था, है ना? और उसके बाद इन्होंने पैदा होते सबसे पहले राम नाम बोला इसीलिए राम बोला इनका नाम हो गया। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे अगर इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले बीच में हम लिखेंगे तुलसीदास। उसके बाद किनारे की तरफ हम लोग संक्षिप्त परिचय ऐसे बना लेंगे जैसे मैंने बना दिया है और संक्षिप्त परिचय में क्या-क्या चीज़ें लिखेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जन्म तिथि लिखते हैं। अब जन्म तिथि 1532 आपकी किताब में कहीं-कहीं 1554 विक्रमी संवत है, कहीं 1589 विक्रमी संवत है। तो विक्रमी संवत के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, आप 1532 ईस्वी याद रखेंगे और अगर आपको 1532 ईस्वी याद है और इसको विक्रमी संवत में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 57 जोड़ देना है। तो जितना आएगा वो आपका विक्रमी संवत हो जाएगा। इस हिसाब से 1589 आ रहा है और ये विक्रमी संवत हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत परेशान नहीं होना है, आपको ईस्वी में ही जन्म तिथि लिख देनी है। तो इनकी जन्म तिथि क्या है 1532 ईस्वी है माना जाता है। अब इनके भी जन्म स्थान को लेकर थोड़ी मतभेद है। अच्छा मतभेद क्यों है? क्योंकि जितने भी दास हैं चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे कबीरदास हों, जब ये लोग इस धरती पर आए तब उस समय इतिहास लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। इतिहास लिखा नहीं गया, इतिहास तो आप मान लीजिए 18वीं शताब्दी के बाद में ठीक से लिखा जाने लगा और ये सब क्या थे 18वीं शताब्दी तक चले गए थे इस दुनिया से ना, तो इसीलिए दिक्कत है इनके जन्म और मृत्यु में। तो जिसको ज़्यादा विद्वानों ने कहा उसी को मान लिया गया है। तो 1532 ईस्वी इनकी जन्म तिथि है। अब जन्म स्थान को लेकर कुछ विद्वान मानते हैं कि चित्रकूट का जो राजापुर ग्राम है उसको मानते हैं या एटा के जो सोरो स्थान है उसको मानते हैं ना?
तो जो मुख्य रूप से है प्यारे बच्चे, वो आप यही याद रखिएगा, चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में। जन्म तिथि आप यही लिखिएगा, चित्रकूट के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और बोर्ड में भी आप यही लिख देंगे, ठीक है। और कुछ विद्वान जो है एटा के सोरो सूकर खेत जो पड़ता है उसको मानते हैं। तो ये दो जन्म स्थान हैं, इनको आप समझे रहिएगा। बहरहाल राजापुर ग्राम आप लिखिएगा, ठीक है। आगे पिता का नाम, तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और इनकी माता जो थी वो हुलसी देवी थी। तो माता का भी नाम आप लिख देंगे, हुलसी देवी थी। और बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। अच्छा, मैंने बता दिया आपको इनका बचपन का नाम राम बोला क्यों पड़ा। तो ये जब पैदा हुए थे प्यारे बच्चे, तो तब इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला हो गया, ठीक है। गुरु का नाम बात करें, स्वामी नरिहर दास। अच्छा, पहले के दौर में जो गुरु होते थे उनका बड़ा योगदान होता था। जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, तो स्वामी नरिहर दास ने ही जो है इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की, ठीक है। इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की, इनको योग्य बनाया, इनको इस लायक बनाया कि ये दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर सकें, ठीक है। पत्नी का नाम इसमें छूट गया है, बहरहाल फिर भी अच्छा जन्म तिथि और सारी चीजें लिखी हुई, तो इतना भी लिख देंगे तो काफी है। हम जब थोड़ा-सा इसमें लिखेंगे जीवन परिचय इधर, तो हम देखेंगे पत्नी का भी नाम। तो इनके गुरु का क्या नाम था प्यारे बच्चे? स्वामी नरिहर दास। अब बात करें कि देहांत तिथि इनकी कब है? तो देहांत तिथि 1623 ईस्वी, ठीक है। 1623 ईस्वी कहें चाहे 1680 विक्रमी संवत कहें, दोनों सही है। तो आप ईस्वी वाला याद रखिएगा। और कहाँ हुआ जी? काशी में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में जो पहली रचना है रामचरितमानस, तो इसको आप याद रखिएगा। ये राम के जीवन पर आधारित काव्य ग्रंथ है इनका, महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। 7 कांड है या 7 खंड है। और ये किस भाषा में लिखी गई है प्यारे बच्चों? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। और इसमें छंद कौन से प्रयोग में लाए गए हैं? तो इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ, ये भी आप देख के रखिएगा। अब उसके बाद विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नाहच्छू है, गीतांजलि है। इसमें कुछ रचनाएं नहीं लिखी हैं, जैसे रामाज्ञा प्रश्न है, बैराग संदीपनी है ना, दोहावली है, ये नहीं लिखी हैं। तो इतनी जितनी बतानी थी इसमें हमने काफी बता दी है। अब बात करें भाषा की, तो तुलसीदास ने 2 भाषा का प्रयोग किया है। एक तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी रामचरितमानस लिखा है अवधी में, और एक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो 2 भाषाएं इनकी हैं, आप याद रखिएगा। जिन इनके पुस्तक में वली लगी हुई है, तो सब ब्रज भाषा में लिखी हुई, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है इनका प्यारे बच्चों? संक्षिप्त परिचय था। हम इसी को पहले अच्छे तरीके से याद करेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कितने शानदार तरीके से आपको संक्षिप्त परिचय मिल रहा है। इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता भी दी। अब आइए, संक्षिप्त परिचय हो जाएगा, उसके बाद हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। और फिर उसके बाद ये जो जीवन परिचय मैंने यहाँ लिख दिया है, जगह कम होने की वजह से आप थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है। आप जीवन परिचय लिखेंगे नीचे थोड़ा सा, और उसके बाद डैश करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी के जातीय कवि। अब जातीय कवि क्या है? ये तुलसीदास का उपनाम है प्यारे बच्चे। क्या है? उपनाम। अच्छा देखिए, इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत जानकार है। तो इसमें ऐसे शब्दों को मैंने प्रयोग कर दिया है कि सारी चीजें उस लेखक या कवि संबंधित आ जाएं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको कि हिंदी का जातीय कवि। तो आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास का जन्म 1532 को आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है। 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में, अब इस राजापुर को भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूकर खेत सोरो भी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई सूकर खेत इनका जन्म स्थान है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी आपको नंबर अच्छा दिला सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा इनके पिता के नाम को। माता का नाम हुलसी देवी था, तो हुलसी देवी भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। बात आ रही सभी प्यारे बच्चों को समझ में? अब इनके बचपन का नाम राम बोला था, तो मैंने बता दिया कि भाई इनके बचपन का नाम क्या था?
राम बोला क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए राम बोला हो गया था। अब बचपन में ही इनके माता-पिता ने राक्षस समझकर इनका त्याग कर दिया। मैंने बताया कि इनके मुख में 32 दाँत मौजूद थे, जिसको देखकर इनके माता-पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तो इनका पालन-पोषण एक दासी ने किया था, ठीक है? एक क्या कौन किया था? एक दासी ने किया और उसके बाद गुरु नरिहर दास ने, इनके गुरु जो स्वामी नरिहर दास थे, उन इनको शिक्षा-दीक्षा प्रदान की उन्होंने, यानी इनको शिक्षा-दीक्षा प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया और एक अच्छा इंसान बनाया। अब उसके बाद शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनकी पत्नी इन्होंने विवाह कर लिया रत्नावली से। अब रत्नावली क्या थी? एक ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थीं। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली और एक विदुषी महिला थी। तुलसीदास बने वो इसी महिला के कारण बने। किसकी वजह से? रत्नावली से। थोड़ा किस्सा समझ लीजिए। रत्नावली का जब विवाह हुआ था तुलसीदास से, तो ये मायके चली गई थी अपने। तो जब ये मायके चली गई तो तुलसीदास का मन अपने यहाँ लगे ना। वो पत्नी मोह में आकर के पत्नी की तरफ चले मिलने के लिए, लेकिन उस समय नदी नालों में बहुत उफान था, चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी। लेकिन तुलसीदास ने इसकी परवाह नहीं की और किसी तरह नदी नालों को, तूफान आंधियों को पार करते हुए वो रत्नावली के घर जाकर पहुंच गए। तो रत्नावली ने देखा कि जो आदमी इनके अंदर के जो ज्ञान की शैली थी, इनके जो भक्ति थी, उसको पहचान लिया कि भाई जो आदमी एक शरीर को पाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, अगर वो ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए इतना समय दे तो क्या हो जाएगा। तो रत्नावली ने इनको पानी भी नहीं पूछा और इनको कहा कि तुम इस हाड़ मांस के शरीर के लिए इतनी दूर चली आए हो, अगर तुम जो है कि ईश्वर की भक्ति करते तो निश्चित रूप से तुम अब तक परम भक्तों में आ जाते। तो तुलसीदास को लग गया गुस्सा और उन्होंने कहा कि भाई एक तो इतने दूर से मैं आया हूँ इस आंधी तूफान में, पानी पूछने के बजाय ये मेरा अपमान कर रही है। तो रत्नावली के फटकार के बाद उन्होंने बैराग धारण कर लिया। अब बैराग क्या होता है प्यारे बच्चे? तो जो बैराग होता है सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाना, हट जाना, ये बैराग है। तो बैराग धारण कर लिया था, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और संपूर्ण जीवन किसके भक्त रहे ये? आराध्य अपने भगवान राम के चरित्र का गुणगान करते रहे। तो जैसे सूरदास ने कृष्ण का किया है, वैसे तुलसीदास ने किसके जीवन का गुणगान किया है? तो राम के जीवन का गुणगान किया है। इनका अधिक समय काशी, चित्रकूट और अयोध्या में व्यतीत हुआ। काशी, चित्रकूट और अयोध्या में व्यतीत हुआ। अंतिम दिनों में ये कहाँ चले गए? काशी चले गए। और ये आप ध्यान रखना किस घाट पर रहकर? 80 घाट। ये तुलसीदास इसी घाट पर रहते थे। 80 घाट पर राम का गुणगान करते करते 1623 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों? 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगर आप 1623 को विक्रमी संवत में बदलेंगे तो 1680 हो जाएगा, ठीक है? तो 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये थे तुलसीदास, जिनका जीवन परिचय हमने देखा। तो जीवन परिचय समाप्त हुआ, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम रचनाएं लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? हेडिंग डालेंगे रचनाएं और डैश करेंगे और लिख लेंगे। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है। आप इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्न बैराग, संदीपनी, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, है ना? इतना आप लिख देंगे, 5 लिख देंगे रचनाओं में, 5 रचना लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे नीचे भाषा एवं शैली। तो भाषा इनकी अवधी ब्रज भाषा और शैली कैसी है? मुक्तक और गीतात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो अगर इस प्रकार आप जीवन परिचय लिखते हैं, देखा आपने शुरू से लेकर अंत तक, आप देखते हैं कि मैंने पूरे जीवन को कुछ ही लाइनों में, कुछ शब्दों में कर दिया है, यानी 100 प्लस शब्द हैं। और आपको लिखने कितने हैं प्यारे बच्चे? आपको लिखना है केवल 80 शब्द लिखना है। तो बताइए आपका नंबर कौन काटेगा फिर? अगर आप ऐसे लिख के आ रहे हैं तो 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा और जरूर मिलेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे, दोनों दास हमने पढ़ लिए, यानी हमने सूरदास, तुलसीदास को पढ़ लिया। तो दोनों दास सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको आप कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, वो है महादेवी वर्मा जी का।
तो महादेवी वर्मा जी को भी आप याद कर लेंगे। इन्होंने आपकी किताब में हिमालय लिखा है, वर्षा सुंदरी के परत लिखा है, तो इनके पाठ को भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इनका जीवन परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। यानी सूरदास और तुलसीदास के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई जीवन परिचय पूछा गया है तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछा गया है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने महादेवी वर्मा को भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो गद्य पद का जो तीसरा जीवन परिचय है प्यारे बच्चे, उसमें हम किसको पढ़ेंगे? तो उसमें हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा हैं, प्रेम और वेदना की मूर्ति हैं और ये पहली लेखिका और कवियत्री हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आइए सबसे पहले इनके संक्षिप्त जो जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। संक्षिप्त परिचय आप देख सकते हैं, इधर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले अगर ये आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बीच में महादेवी वर्मा इस तरीके से नाम लिख लेंगे। उसके बाद किनारे की तरफ इस तरीके से संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे जरूर। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में क्या क्या चीजें लिखनी है? तो जन्म तिथि कब है? जन्म तिथि इनकी 1907 ईस्वी। तो 1907 ईस्वी में ये होली के दिन फर्रुखाबाद में पैदा हुई थी। ठीक है, तो कब इनकी जन्म तिथि क्या है प्यारे बच्चे? 1907, ये आप लिख देंगे। अब उसके बाद बात करें इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। फिर बात करें इनके पिता का नाम, तो गोविंद प्रसाद वर्मा भी सही है और गोविंद सहाय वर्मा भी सही है। ठीक है, बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता कौन थी? हेमरानी देवी थी। इनकी माता कौन थी? हेमरानी देवी थी। ठीक है, अब इनका जो एक उपनाम है ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उपनाम आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों इनको, क्योंकि ये साहित्य के प्रति समर्पित थी। जैसे कृष्ण जो है मीरा के प्रति समर्पित, मीरा कृष्ण के प्रति समर्पित थी, वैसे महादेवी वर्मा साहित्य के प्रति समर्पित थी और प्रेम और वेदना की मूर्ति थी। लोगों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझ जाती थी और जीवों से बड़ा प्रेम करती थी। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? आधुनिक मीरा कहा गया है। तो इनका उपनाम आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करें पत्रिका का नाम, तो इन्होंने पत्रिका एक निकाली है। इनकी जो पत्रिका है चांद प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रखना, ये चांद इन्होंने महिलाओं के जीवन पर निकाली। यानी इनका अपना ये मानना था कि अगर महिलाएं अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए उन्हें शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इस पत्रिका में महिलाओं के शिक्षित होने पर ज्यादा, महिलाओं को शिक्षित होने के लिए ज्यादा प्रेरित किया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, चांद पत्रिका इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है इनकी देहांत तिथि, तो ये जो है 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था प्यारे बच्चे। रचनाओं में बात करें तो इनकी रचनाओं में पद के साथ ही एक संस्मरण है, बहुत शानदार संस्मरण है, पूछा जाता है पेपर में। और मेरा परिवार है, ये भी संस्मरण। अतीत के चलचित्र, आप रेखा चित्र है इनका। स्मृति की रेखाएं, यामा है, यामा थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यामा पर प्यारे बच्चे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 ईस्वी में। ठीक है, निहार है, नीरजा पर से एक सरिया पुरस्कार मिला था। सांद गीत भी की रचना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भाषा की बात करें तो अब महादेवी वर्मा जो है चाहे गद्य लिखी चाहे पद, इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ठीक है, और शैली विचारात्मक, लेकिन इसमें जो पद है तो पद में हम भावात्मक लिखेंगे, भावात्मक को गीतात्मक आप लिख देंगे। तो ये हमने संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया। आइए अब हम जो है थोड़ा जीवन परिचय इधर हेडिंग डाल करके फिर पूरा जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो आप जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे प्यारे बच्चे और उसके बाद में डैश करके लिखेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखेंगे कैसे? हिंदी जगत की आधुनिक मीरा के नाम से, अभी आधुनिक मीरा जो है इसको ब्लैक में कर देंगे, नाम से सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी, 1907 को भी ब्लैक पेन से कर देंगे। होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इसको भी आप फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश को भी क्या करेंगे? ब्लैक पेन से कर देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, अब इनके पिता के नाम को भी ब्लैक पेन से कर देंगे। एवं माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है, तो इसको भी प्यारे बच्चे आप ब्लैक से कर देंगे। आगे आते हैं
यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका थी। यानी महादेवी वर्मा जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी और ये अपनी माता से जो है रामायण महाभारत की कथाएं सुना करती थी, इसलिए बहुत प्रेरित थी, बहुत अच्छी बुद्धि वाली थी। लेकिन एक समस्या इनके साथ हुई कि इनका जो विवाह था वो 9 से 11 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में, कहीं कहीं किताब में 9 वर्ष मिलता है, कहीं कहीं 11 मिलता है, तो जब दोनों लिख दोगे तो कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। तो 9 से 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ और इनके पति का क्या नाम था? रूप नारायण वर्मा से। तो लिखेंगे इनका विवाह 9 से 11 वर्ष की आयु में रूप नारायण वर्मा से हो गया। ठीक है, उसके बाद महादेवी ने पढ़ना नहीं छोड़ा। ये दाम्पत्य जीवन से अपने सुखी नहीं थी उतना, तो इनकी माता का देहांत हो गया बाद में। फिर इन्होंने क्या किया कि जो है अच्छे से ज्ञान अर्जित किया। तो महादेवी वर्मा को हिंदी, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जो है महा इन्होंने एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पद पर भी ये रही। प्यारे बच्चों, इन्होंने चांद पत्रिका के द्वारा, मैंने बताया ना कौन सी पत्रिका निकाली, इन्होंने चांद पत्रिका के द्वारा नारियों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि चांद पत्रिका के द्वारा इन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि महिलाएं यदि आगे बढ़ेंगी तभी उनका कल्याण हो सकता है, वो शिक्षित रहेंगी तब। तो इस पत्रिका में उन्होंने अच्छी तरीके से बताया। अब आगे बात आती है इनके जीवन पर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। महात्मा गांधी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, यानी गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थी महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि इन्होंने इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया, यानी पद्म भूषण सम्मान दिया। और ये आप याद रखिएगा, इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। 1982 ईस्वी में इनकी रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये आप याद रखिएगा, इनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर मिला। यामा को आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनको इनकी रचना निहार और नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। तो आप जानिए, बाकी इसमें इतना ही लिखेंगे जितना मैंने लिखा है। यह प्रयाग महिला विद्यापीठ के उप कुलपति भी रही है ना, उप कुलपति के पद पर भी रही और हिंदी साहित्य की सेवा करते करके 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो अगर आप इतना लिख देते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। आप शब्द को गिन सकते हैं, 80 प्लस ही है और आपको 80 लिखने हैं, लेकिन यहाँ 100 से ज्यादा है। आपके पास टाइम अच्छा खासा रहेगा, इसलिए आप ऐसे ही जीवन परिचय लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। ये जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिए और आप इसी तरीके से जीवन परिचय लिख करके आइएगा। ऐसा जीवन परिचय आपको और कहीं नहीं मिलेगा, बस केवल यहाँ ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर ही मिलेगा। इसलिए आप इसी तरीके से लिख के आइएगा, आपका समय भी बचेगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो जीवन परिचय हो गया। उसके बाद रचनाएं हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? रचनाएं लिखते हैं प्यारे बच्चे। तो रचनाएं आप लिखेंगे, फिर डैश करेंगे और लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, निहार, नीरजा, दीपशिखा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दीपशिखा, रश्मि, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, ये बहुत सारी रचनाएं मैंने इसमें बता दी है। लेकिन आप कितनी लिखेंगे? 5 रचनाओं को लिख देंगे, कम से कम 5 रचनाओं को लिख देंगे। उसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली हेडिंग आप डालेंगे और डैश करके लिख देंगे इनकी भाषा खड़ी बोली और शैली भावात्मक गीतात्मक है। और इस प्रकार आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई काट नहीं सकता है अगर आप इस तरीके से लिख करके आएंगे। तो कितनी सरलता से महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय हमने देख लिया प्यारे बच्चे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको कहीं मिलेगा भी नहीं और ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना भी है। यानी आप संक्षिप्त परिचय से पूरा जीवन परिचय आराम से लिख ले जाएँगे, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़रूर कर दें प्यारे बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने जो आपसे वादा किया आपको टॉपर बनाने का, उसको मैं पूरा करूँगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो डाला जाए उसको पूरा देखते रहिए। व्याकरण का जो 10 नंबर आना है, एक ही वीडियो देखना है और 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेंगे, जिसमें व्याकरण के सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है। 150 प्रश्न है। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है प्यारे बच्चे, इसलिए पूरा वीडियो उसको भी देख लें। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हमने देख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा जीवन पद में तीसरा महत्वपूर्ण जीवन परिचय था। अब चौथे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की तरफ चलते हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो उसको पढ़ने के बाद आप यकीन करें कि अब यहाँ से कोई बाहर आने वाला नहीं है। तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चे, अंतिम महत्वपूर्ण जीवन परिचय नंबर 4 का जो पद में जीवन परिचय है, वो सुमित्रा नंदन पंत का है। इनको भी हम पढ़ लेंगे। यानी अभी तक हम लोग 7 जीवन परिचय, 4 गद्य में और 3 पद में, इनको लेकर 4 पद में भी हो जाएंगे। और इस प्रकार जो 10 नंबर आपके बोर्ड में जीवन परिचय से आने वाला है, उसको आप कंफर्म कर लेंगे। ये 8 जीवन परिचय मात्र आपको याद करने हैं, और इनको याद करने में आपको मात्र 40 मिनट का समय लगने वाला है, ठीक है? तो अगर आप ठीक तरीके से मेहनती बच्चे हैं तो इस चैनल को जितने भी स्नेह की ज़रूरत है आप दीजिए, और साथ में जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको देखते रहिए। तो आइए, सुमित्रा नंदन पंत का अगर जीवन परिचय आ रहा है, लगभग हर साल पेपर में आया हुआ है, आप उठा के देख भी सकते हैं। यानी सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा के बाद जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया जीवन परिचय है प्यारे बच्चे, वो है सुमित्रा नंदन पंत का। तो आप इनको भी ठीक तरीके से देख लेंगे, और ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, अगर इनका आ जाता है तो सबसे पहले आप सुमित्रा नंदन पंत लिखेंगे। फिर मैं बता दूं आपको, एक ही पेज में लिखना है, एक ही पेज में जीवन परिचय लिखना है, आधे पेज से नहीं शुरू करना है प्यारे बच्चे, ठीक है? तो इनका आ गया, तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप किनारे के साइड में एक तरफ जो कोना होता है, वहां आप संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना होता है आप देखिए, इधर देख सकते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि लिखेंगे। जन्म तिथि कब की है इनकी? 1900 में ये पैदा हुए थे, यानी पूरी 1900, ठीक है? ना एक इधर न कम न ज्यादा, ठीक ठीक 1900। जन्म स्थान की बात करें प्यारे बच्चे, तो इनका जन्म स्थान कौसानी उत्तराखंड में है, ठीक है? कौसानी उत्तराखंड में है। इनके पिता का नाम बात करें तो गंगा दत्त था, आपकी किताब में दिया है गंगा दत्त। इनकी माता का नाम बताएं तो सरस्वती देवी। सरस्वती देवी यानी इनकी माता इनको जन्म देते ही चली गई थी, उनका देहांत हो गया था। और इनके जो बचपन का नाम था प्यारे बच्चे, गोसाई दत्त था, और जब ये अल्मोड़ा पढ़ने गए तब इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। यानी इनका जो पहले नाम था गोसाई दत्त था, तो बाद में जो है इन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, आपकी किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन आप इसको भी जानिए और इसको भी आप लिखेंगे। तो पत्रिका का नाम क्या था? रूपाभ पत्रिका था, ठीक है? रूपाभ पत्रिका आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे। इनका उपनाम सबसे महत्वपूर्ण है, उपनाम इनका प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने बहुत सुंदर प्रकृत पर रचनाएं लिखी हैं। आपने देखा लिखा है चींटी के बारे में, चंद्रलोक पर, नौका विहार, है ना? इन्होंने प्रकृत पर ज्यादा रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए इनकी एक रचना है युगांत। तो ये जो रचनाएं इनकी है प्रकृति यानी नेचर की सुंदरता के बारे में इन्होंने बताया है, इसीलिए इनको कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। एक नंबर में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग कर भी चुके हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है। अब बात आती देहांत तिथि की, तो देहांत तिथि इनकी 1977 ईस्वी, यानी सीधे 77 साल ये जिए थे। 1977 में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाओं में बात करें तो चिदम्बरा को आप मुख्य रूप से याद करिएगा, क्योंकि चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है? कला और बूढ़ा चांद है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन है, लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अंतिमा है, युगांत है, बीड़ा है, पल्लो है, ठीक है? तो ये कुछ रचनाएं इनकी हमने लिख दी हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। खादी के फूल है, उच्छ्वास है,
बीड़ा है, स्वर्णधूल है, स्वर्ण किरण है, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। तो उसको भी हम जानेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा रचनाएं यहाँ नहीं लिखनी है, इसलिए काम भर की रचनाएं लिख दिए हैं हम। भाषा की बात करें तो इनकी भी भाषा महादेवी वर्मा की तरह ही खड़ी बोली है। इनकी भाषा भी महादेवी वर्मा की तरह खड़ी बोली है। और शैली की बात करें तो इनकी भी शैली वही गीतात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है प्यारे बच्चे। तो संक्षिप्त वाला हमने देख लिया, जीवन परिचय संक्षिप्त की बात की जाए ना, अच्छे तरीके से जान लिया है। अब हम बात करें प्यारे बच्चे कि इनका जीवन परिचय हम लिखेंगे कैसे, तो इसी संक्षिप्त परिचय को देख करके इधर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, और यही आप पेपर में भी लिख देंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, आप जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे प्यारे बच्चे, है ना। और उसके बाद डैश करेंगे, फिर लिखेंगे। जीवन परिचय यहाँ नहीं डालेंगे, आप थोड़ा नीचे डालेंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में। 3 हेडिंग पड़ती है, पहला जीवन परिचय का, दूसरा रचनाएं, तीसरा भाषा एवं शैली। तो पहला हेडिंग आप जीवन परिचय डालेंगे और लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि। अब सुकुमार कवि को आप क्या कर देंगे, काले पेन से। सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम के जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब अल्मोड़ा उत्तराखंड आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। इनके पिता का नाम गंगादत्त, इनके पिता का नाम गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। देखो बिल्कुल सरल साधारण वाक्यों में मैंने लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आराम से आप लिख ले जाएं। और ये आपकी बुक से ही मैंने शब्दों को छानबीन करके वाक्य में बैठाया है ताकि आप आसानी से याद कर लें। एक एक सरल वाक्य कैसे आप आराम से पेपर में लिख ले जाएंगे। तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इनके गांव के पाठशाला से हुई। मतलब आसान वाक्य है बिल्कुल, पाठशाला से हुई। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी से प्राप्त की, जहां से जयशंकर प्रसाद पढ़े, जहां से भारतेंदु हरीशचंद्र जी पढ़े, जहां से बाबू श्याम सुंदर दास पढ़े। यानी काशी का जो क्वींस कॉलेज है बहुत प्रसिद्ध विद्यालय है। तो वहीं से इन्होंने भी पढ़ाई की, हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद अल्मोड़ा चले आए। तो जब ये अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, मैंने बताया था, सुमित्रा नंदन पंथ कर लिया। पंत जी को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। बिल्कुल मतलब सरल वाक्य में आप आराम से लिख आएंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। पंत जी ने रूपा पत्रिका का संपादन भी किया, इन्होंने रूपा पत्रिका निकाला। ठीक है। पंत ने लंबे समय तक, पंत जी और ये रेडियो पर परामर्शदाता का भी इन्होंने काम किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि पंत जी ने फिर क्या किया, लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा की। यानी इन्होंने लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा की। इनकी रचना, ये आप याद रखिएगा, इनकी रचना कला और बूढ़ाचार्य को ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, पर इन्हें साहित्य अकादमी एवं भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। और इनकी जो कीर्ति चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1977 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हो गया। तो अगर इतना आप लिखते हैं किस प्रकार देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके जो जीवन की सारी कथा थी मैंने इसमें बता दी, इतने कम शब्दों में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। और अगर ऐसा आप लिखते हैं, आप यकीन माने प्यारे बच्चे, आपका नंबर कटने वाला एक भी नहीं है। आइए दूसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी रचनाएं। रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में चिदम्बरा, कला और बूढ़ाचार्य, बीड़ा, पल्लव, अंतिमा, गुंजन, लोकायतन, स्वर्णधूल, इगवाड़ी, ग्राम्या। तो ये काफी रचनाएं मैंने बता दी। आप रचनाएं कितने लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 रचनाएं इसमें से लिख देंगे। अब उसके बाद में प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, भाषा एवं शैली। तो भाषा क्या है भाई, भाषा इनकी खड़ी बोली है। ठीक है। और शैली की बात करें तो शैली
भावात्मक शैली, गीतात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इनका भी जीवन परिचय हम लोगों ने प्यारे बच्चे बहुत आसानी से देख लिया। और अगर आप ऐसे लिख के आएंगे, आप यकीन करें कि आपका 5 नंबर कटने वाले नहीं, 4.5 भी नहीं मिलेगा आपको, सीधे 5 नंबर मिलने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण गद्य और पद्य के जीवन परिचय थे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा भी दिया, लिखने का तरीका भी बता दिया। अगर आप ये पूरा वीडियो देख करके ठीक तरीके से समझ गए होंगे तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। पूरा वीडियो आपके लिए अमृत था। आपने पूरा वीडियो देखा प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और अगर कहीं ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा की श्रेष्ठ तैयारी कर रहे हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंचे और वो भी टॉप करें। क्योंकि ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि अगर आप टॉप करें तो हिंदी में टॉप करें। और अगर आप यकीन करें, आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो 18 फरवरी से पहले आपको हम सारा पढ़ा देंगे। और जब आप पेपर दे के निकलेंगे तो पहला धन्यवाद आप इसी चैनल को कहेंगे कि इस चैनल से हमारी कितनी शानदार तैयारी 1 डेढ़ महीने में हो गई। जो पूरे साल अध्यापक पढ़ा के नहीं करा पाते हैं, 1 से 1.5 महीने में इस चैनल पर आपके लिए वो तैयारी करा दी गई है। और आप यकीन माने, जो भी वीडियो डाले गए अमृत हैं। अब तक मैंने हाई स्कूल के बच्चों के लिए 50 अंक का सिलेबस पढ़ा दिया है। 50 अंक का सिलेबस पढ़ा दिया है। अब आपका 20 अंक का सिलेबस और बचा हुआ है, वो भी मैं जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पढ़ा दूंगा। फरवरी के पहले दिन से ही हम डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े हैं, निश्चित रूप से आपको हम टॉपर बनाएंगे। और आपको गौरव होगा, अभिमान होगा कि आपने एक अच्छे चैनल से पढ़ा है। ठीक है बेटा, खुश रहें सभी, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करें ताज सर हिंदी वाले गुरुजी को। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।